बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का, अपने फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपनी हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। इस चैप्टर से हम 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं सीयूटी एग्जाम के लिए, आप सभी के लिए, है ना। जो भी बच्चे 2024 में सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपोर्टेंट ये वीडियो होगा। 50 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि भाई क्वेश्चंस को रटना नहीं है, आसपास की चीजों को भी समझते हुए चलना है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो में लास्ट तक बने रहो, एक चीज को देखो। कुछ क्वेश्चन का आंसर कमेंट में मांगता हूं तो उसको आप लोग जरूर बताओ, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं फिर अपने हम इस वीडियो को, क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा तेजी में चलेंगे, लेकिन चीजें मैं आपको आसानी से समझाता हुआ चलूंगा। ऐसा नहीं कि तेजी में चलने का मतलब है कि बस हवाई जहाज की तरह उड़ाता हुआ चला जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक एक चीज आपको बहुत ही बारीकी से समझने को भी मिलने वाला है ना जी। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इब्न बतूता किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक है। इसमें से भाई किताब उल हिंद का लेखक कौन है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए किताब उल हिंद की अगर हम बात करें तो इसको लिखा था अल बिरूनी ने, ठीक है जी। अल बिरूनी के बारे में आप सभी को पता है, 11वीं सदी में भारत की यात्रा किया था। और इसको किस भाषा में लिखा था? अल बिरूनी ने किताब उल हिंद को किस भाषा में लिखा था? तो जी अरबी भाषा में लिखा था, ठीक है। अरबी भाषा में इस पुस्तक को लिखी गई थी भाई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता भारत कब आया था। इब्न बतूता की बात करें, आप सभी को पता है कि इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आया था। कहां से आया था? मोरक्को से आया था और 14वीं सदी में आया था। लेकिन एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करेंगे तो 1333 में भारत आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में भारत आया था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंध के रास्ते ये भारत पहुंचा था, है ना। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जी से मुलाकात भी हुई थी इसकी, है ना जी। ये बात आप सभी जानते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन को भाई बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से करना है आपको, है ना। सबसे पहले आप कथन पढ़ेंगे, फिर कारण पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो देखिए जी यहाँ पे कथन क्या दे रखा है कि जाति व्यवस्था के विषय में अल बिरूनी का यात्रा वृतांत संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। हाँ जी, तो जाति व्यवस्था के बारे में उसने जानने के लिए क्या किया था? जो हमारे संस्कृत के जो ग्रंथ थे उस पर बहुत ज्यादा निर्भर था, है ना। और इसी से मतलब उसको जाति व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल पाई। तो कथन तो भाई बिल्कुल सही, यहाँ पे जो कथन है वो बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि इन ग्रंथों में ब्राह्मणों की दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था। मतलब ये जो ग्रंथ जो अल बिरूनी ने पढ़ा जाति व्यवस्था के बारे में, जिन ग्रंथों से जानकारी उसने जुटाई, तो पूरी तरीके से इसमें मतलब ये बताया गया था कि इसके सारी चीजें जो है ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए थे। तो ये भी सही है। और दोनों में जाति व्यवस्था की बात हो रही, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब रिलेशन बनता हुआ नजर आए तो आप कथन और कारण दोनों सही है। और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण देता है, ये वाला ऑप्शन आपको नजर आता है तो ये वाला ऑप्शन आपको लगाना है। और ये हमारा जो ऑप्शन है आपका वो केवल कथन और कारण, ऑप्शन ए, ठीक है जी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है हमारा। कथन क्या है कि इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफी विविध था। मतलब दासों में काफी ज्यादा अंतर था, है ना। जैसे सैलरी की बात करोगे तो दासियों को ज्यादा सैलरी मिलता था, दासों को कम मिलता था। इसके अलावा दासों को, बहुत सारे दासों को भाई डोली पालकी वगैरह उठाने के लिए यूज में लाया जाता था। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा विभिन्नता देखने को मिल जाता है। कारण क्या था कि सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी। तो बिल्कुल भाई दासों और दासियों में काफी ज्यादा विभिन्नता थी, अलग अलग प्रकार के दास दासियां मौजूद थी वहां पे, है ना। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों ही सही है भाई, दोनों ही सही है। और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी देता है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग नगरों में रहता था। देखो जी ये जानकारी जो है वो फ्रांसवा वर्नियर के द्वारा दी गई है। फ्रांसवा वर्नियर ने बताया था कि मतलब भारत में उस समय 17वीं सदी में लगभग 15% जो लोग हैं, 15% लोग कहाँ रहते थे? शहर में रहते थे, जो कि यूरोप की आबादी से भी ज्यादा थी। यूरोपीय आबादी भी इतना ज्यादा मतलब शहरों में नहीं रहते थे जितना कि इंडिया में रहा करते थे। 15% आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित शहरों में से इब्न बतूता के अनुसार कौन सा शहर विशाल आबादी वाला था? भाई आंख बंद करके लगा देना दिल्ली।
है ना। दिल्ली जो था वो सबसे ज्यादा आबादी वाला, सबसे घना और सबसे बड़ा शहर था भारत का। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा इतिहासकार है जो राजकीय भूस्वामित्व कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है? कौन सा इतिहासकार है, कौन सा यात्री है जिसने भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन किया है? भाई भू राजस्व व्यवस्था समझते हैं ना, जो राजकीय भू राजस्व व्यवस्था है उसका विवरण मतलब प्रस्तुत करता है अपने ग्रंथ में। तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है ना। फ्रांसवा वर्नियर। किसने किया था? फ्रांसवा वर्नियर ने भू स्वामित्व का प्रश्न उठाया था और उसने ये भी बताया था कि भारत में राजकीय भू स्वामित्व का प्रचलन है, जिसमें क्या होता है कि जमीन के सारे मालिक कौन होते हैं? जमीन का मालिक होता है मुगल बादशाह, है ना, कुछ इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? निम्न में से कौन सा सुल्तान था जो इब्न बतूता को दिल्ली का कार्य न्यायाधीश नियुक्त किया था? अच्छा, किस सुल्तान ने भाई इब्न बतूता को दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये बात कब हो रही है? 1333 की बात हो रही है, जब वो भारत पहुंचा था, है ना। तो उस समय इसको मतलब दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 17वीं शताब्दी में निम्न में से जो यूरोपीय यात्री भारत उपमहाद्वीप में आया था हुआ था? तो 17वीं सदी में कौन यात्रा करने आया था भाई? सबसे पहले 11वीं सदी, 3 यात्रियों के बारे में पढ़े हो ना भाई। 11वीं सदी में कौन आया? अल-बिरूनी। 14वीं सदी में कौन आया? 14वीं सदी में कौन आया? इब्न बतूता। उसके बाद 17वीं सदी में कौन आया? तो 17वीं सदी में आ गया भाई हमारा फ्रांसवा वर्नियर। फ्रांसवा वर्नियर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, फ्रांसवा वर्नियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, रिहला के अनुसार उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा शहर था? फिर से रिपीट क्वेश्चन हो रहा है भाई, दिल्ली। ठीक है जी, दिल्ली सही आंसर हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां है, 10वीं से 17वीं सदी के बीच लोग निम्न उद्देश्यों से प्रेरित होकर यात्रा करते थे। तो यात्रा करने के क्या कारण होते थे भाई? किन कारणों से लोग यात्रा करते थे उसके बारे में इस क्वेश्चन में आपको समझाना है। कार्य की तलाश में, साहस की भावना से प्रेरित होकर, व्यापारी, सैनिक, पुरोहित और तीर्थ यात्रियों के रूप में, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी भाई। इन सभी कारणों से लोग यात्रा करते थे, सैनिकों के रूप में, है ना, या फिर यात्रियों के रूप में, या फिर कार्य की तलाश में। बहुत सारे रीजन होते थे यात्रा करने के। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्नियर का विवरण उपमहाद्वीप के जिस जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करता है वह है। मतलब फ्रांसवा वर्नियर ने एक बहुत ही जटिल सामाजिक सच्चाई का वर्णन उसने किया था, और उसने किया था भारतीय शिल्पकारों के बारे में। किसके बारे में किया था? किसके बारे में किया था? याद रखना भाई, शिल्पकारों के बारे में। ठीक है, तो शिल्पकारों वाला जो भी पॉइंट हमें यहाँ पे दिखता है वहां से हम आंसर बताएंगे। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। यद्यपि शिल्पकारों को अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए राज्य द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता था, फिर भी पूरे विश्व में भारतीय उत्पादों की बहुत मांग थी। बिल्कुल भाई, ये तो शिल्पकारों के बारे में बिल्कुल सही कथन है। आगे पढ़ ले तो उपमहाद्वीप के शहर विशिष्ट तथा खराब हवा से दूषित थी। ये भी सही तो है। ये भी भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं थे, ये भी कथन सही है। लेकिन जटिल सामाजिक सच्चाई जो था वो ऑप्शन ए है। शिल्पकारों के बारे में जटिल सामाजिक सच्चाई था कि उनको अपने उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए राज्य से कोई भी सहायता नहीं मिलता है ना। तो ये आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, अल-बिरूनी की कृति किताब उल हिंद के संबंध में कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन कौन सा है भाई अल-बिरूनी के किताब उल हिंद के बारे में? तो इसकी भाषा सरल और स्पष्ट थी। सही है भाई ये तो। इसमें भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज वगैरह के बारे में जानकारी दी गई, ये भी सही है। यह फारसी भाषा में लिखी गई, ये गलत है भाई। फारसी भाषा में नहीं लिखी गई थी, बल्कि अरबी भाषा में लिखी गई है। ऊपर ही बता चुका हूं आप सभी को, अरबी भाषा में लिखी गई है ना। विभिन्न विषयों के आधार पर 80 अध्याय में विभाजित है, ये भी सही है। गलत कथन ऑप्शन सी है, गलत कथन सिलेक्ट करना था, गलत कथन लगा दिया भाई, सही हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो जितने बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। एग्जाम से पहले आपका हिस्ट्री डोमेन का एग्जाम जब होगा उससे पहले आपका पूरा सिलेबस मैं इसी चैनल पे करवाऊंगा। मैं अपने सब्जेक्ट की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। ठीक है, जितना एफर्ट हो सकता है मैं आप सभी के लिए दूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागूंगा भाई। बाकी दूसरे टीचर्स से बात होती रहती है भाई, कुछ आते हैं वीडियोस बनाने, कुछ नहीं आते हैं, कुछ मना कर देते हैं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने वाला हूं। क्योंकि मेरे को अपने मेन चैनल पे भी वीडियोस डालनी होती है, तबीयत भी ठीक नहीं है कुछ समय से,
है ना। इस चैनल पे भी वीडियो बनानी होती है तो थोड़ा सा मेरे को टाइम मैनेज करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो बस आप लोग भाई अपना सपोर्ट जरूर दिखाए यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इब्न बतूता के संबंध में जो कथन सत्य है वो है। इब्न बतूता के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन सही है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताने का है ना। तो इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत का नाम ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर था। नहीं भाई, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है ये तो भाई फ्रांसवा वर्नियर का है, इब्न बतूता का नहीं है। इब्न बतूता के कृति का नाम है रिहला। डी है, इसका जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवार में हुआ। ये सही है भाई, तंजीर के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवार में इसका जन्म हुआ था। इसके माता पिता जो थे वो शरिया कानून पे अपनी विशेषज्ञता के वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर भी थे। तो सत्य कथन तो भाई यही हो जाएगा आपका। बाकी यहाँ पे जो बता रखा है ये अल-बिरूनी के बारे में है और ये वाला हो ही नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही है भाई। इब्न बतूता के बारे में ऑप्शन बी कथन सही दे रखा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां है, फ्रांसवा वर्नियर के संबंध में जो कथन असत्य है। फ्रांसवा वर्नियर के संबंध में जो कथन असत्य है, असत्य यानी कि जो कथन गलत दे रखा है वो आपको बताना है। वो यूरोप का रहने वाला था, बिल्कुल भाई यूरोप का रहने वाला था। वो मुगल दरबार के संग चिकित्सक, बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में जुड़ा रहा। बिल्कुल भाई, इन रूपों से उसने क्या किया, वहां पे काम किया था। शैल्य चिकित्सक के रूप में, एक बुद्धिजीवी के रूप में और एक वैज्ञानिक के रूप में उसने काम किया था, है ना। उसने भारत का चित्र विपरीतता के नमूने के आधार पर किया था, यानी कि भारत में जो कुछ भी देखता उसकी तुलना करता यूरोप के साथ। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, उसने अपने वृत्तांत में दास प्रथा का विवेचन किया। तो भाई दास प्रथा के बारे में फ्रांसवा वर्नियर ने कुछ नहीं बताया था, तो इस हिसाब से आपका ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी असत्य कथन है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ चुका है। कथन है कि अल-बिरूनी अपने लिए निश्चित उद्देश्यों में निहित समस्याओं से परिचित था। मतलब अल-बिरूनी को ये मालूम था कि जब वो भारत में यात्रा करने आएगा तो उसको कौन कौन सी समस्याएं आने वाली है। तो ये तो कथन भाई क्या है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि अवरोध थे भाषा, धार्मिक अवस्था और प्रथाओं में विभिन्नता। तो ये सारे मतलब क्या है यहाँ पे एक तरीके से अवरोध जो वो भारत में आने मतलब भारत में आने के बाद उसको इन अवरोधों का सामना करना पड़ा था, तो ये भी सही है। और कहीं ना कहीं दोनों में रिलेशन भी बनता हुआ आ रहा है, तो भाई मैं ऑप्शन ए के साथ ही जाना चाहूंगा। कथन और कारण दोनों सही है और कथन जो है मतलब कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 17वां फिर से कथन और कारण वाला है। हिंदू शब्द लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द से निकला है। बिल्कुल भाई, जो हिंदी शब्द है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो प्रयुक्त होने वाला जो फारसी शब्द है उससे निकला है। इस शब्द का प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्रों के लिए होता था। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्रों के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। तो ये भी मतलब कारण भी सही दे रखा है। दोनों में हिंदी भाषा की बात हो रही है तो रिलेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है, तो भाई ऑप्शन ए लगा दो। फिर से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर से कथन और कारण वाला है। पेलसट नामक एक डच यात्री 17वीं शताब्दी की आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। सही बात है भाई, इसने यात्रा की थी लगभग फ्रांसवा वर्नियर के समय के आसपास की बात है। कारण वर्नियर की ही तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर अचंभित था। मतलब कि यहाँ पे ये भी गरीबी देखा भारत में और अचंभित हो गया, ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ पे रिलेशन बन नहीं रहा है भाई दोनों में, मेरे को रिलेशन नजर नहीं आ रहा। तो इस हिसाब से मैं लगाऊंगा कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ये ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा देखना है कि हाँ भाई दोनों पॉइंट्स में रिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं। अब आप इसको पढ़ो, कहीं भी दोनों में रिलेशन नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। निम्न यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था। तो उज्बेकिस्तान से कौन आया था भाई, उज्बेकिस्तान से अल-बिरूनी आया था, है ना, अल-बिरूनी आया था। ठीक है जी। निम्न यात्री का संबंध मोरक्को से था। मोरक्को से कौन आया था यात्रा करने, इब्न बतूता।
इब्न बतूता। ठीक है जी, ऑप्शन ए इब्न बतूता सही हो जाएगा आपका। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां है, अल बिरूनी का जन्म हुआ था। अल बिरूनी का जन्म कब हुआ था भाई? अल बिरूनी का जन्म कब हुआ था? 973 में। ठीक है, 973 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। तो आपका ये सही हो जाएगा। कहां से आया था अल बिरूनी? उज्बेकिस्तान से आया था, आप सभी को पहले ही बता चुका हूं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 22वां किताब उल हिंद का लेखक था। किताब उल हिंद को किसने लिखा है भाई? किताब उल हिंद को लिखा है अल बिरूनी ने। अल बिरूनी ने। किताब उल हिंद का लेखक कौन है? अल बिरूनी। चलिए जी 22वां 23वां हो गया। किताब उल हिंद की भाषा क्या है? तो पहले ही बता चुका आसान। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आसान आसान अरबी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, किस भाषा में? अरबी भाषा में। सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पर आक्रमण कब किया था? ख्वारिज्म पर हमला कब किया था भाई? 1017 में। ठीक है जी, 1017 में उसने क्या किया था? ख्वारिज्म पर हमला किया था, है ना। उज्बेकिस्तान में एक शहर ख्वारिज्म, वहां पर हमला किया था और यहीं से आया था हमारा अल बिरूनी, यहीं से आया था। बंधक के तौर पे लेके आया था उसको, है ना, बंधक बना के लाया था। चलिए रिहला अरबी भाषा में लिखी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? रिहला का लेखक कौन है भाई? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आसान आसान क्वेश्चन आने वाले भाई। अब सारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मालूम होगा। इस्लामी कानून क्या कहलाता है? चलो जी एक क्वेश्चन कमेंट में डाल देना, एक क्वेश्चन कमेंट में डाल देना मेरे को। कहाँ गया भाई? इस्लामी कानून क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में डाल देना भाई। उसके बाद इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा? इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा था? 1333 में पहुंचा था, है ना। 1333 में सिंध पहुंचा था। तो ये हो गया आपका सही। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हटीला यात्री कहा जाता है। हटीला यानी कि जो जिद्दी हो, रुके बिना रुके थके, जिसने बहुत सारी जगह की यात्रा कर दी। तो कौन था वो? हटीला यात्री इब्न बतूता को कहा जाता है। ठीक है जी, इब्न बतूता ने बिना रुके थके बहुत सारी जगह की यात्रा कर दी थी, इसीलिए कहा जाता है इसको ऐसा। चलिए जी, इब्न बतूता को भारतीय महाद्वीप में जो दो वनस्पति विचलित लगी हुआ थी, इब्न बतूता ने दो वनस्पतियों के बारे में वर्णन किया है ना। तो पान और नारियल के बारे में, है ना। पान और नारियल, नारियल और पान, ये आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता भारत के निम्न शहरों को सबसे बड़ा शहर बताया। फिर से रिपीट हो गया भाई। निम्न यात्री भारत की डाक प्रणाली की कुशलता से अत्यधिक प्रभावित हुआ। डाक व्यवस्था समझते हैं ना, संचार व्यवस्था, जिसमें एक तो आपका उलुक हो गया, है ना, उलुक हो गया, और एक आपका दावा। उलुक जो था वो अश्व घोड़ों के माध्यम से संचालित होता था। दावा जो डाक व्यवस्था थी वो पैदल लोगों द्वारा संचालित होता था, मतलब पैदल लोग सूचनाओं को दौड़ दौड़ के भाग भाग के पहुंचाते थे। तो ये कार्यकुशलता को, इसकी कार्यकुशलता मतलब जो भारत में जो डाक व्यवस्था प्रचलित थी 14वीं सदी में, उसको देख के कौन प्रभावित हुआ था? इब्न बतूता। ठीक है जी, इब्न बतूता बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था डाक व्यवस्था की कार्यकुशलता को देख के। अगला है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ के लेखक है। ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर को लिखा किसने है? फ्रांसवा वर्नियर ने लिखा है। ठीक है जी, 17वीं सदी में यात्रा करने आया था भारत का, ये भी याद रखना भाई। अगला है भारत में भूमि पर निजी भू स्वामित्व के अभाव को बहुत बड़ी बुराई माना। मतलब किसने ये बताया था कि भाई जो निजी भू स्वामित्व का जो अभाव है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा बुरा है? किसने बोला था ये बात? वर्नियर ने, फ्रांसवा वर्नियर ने ये बात कहा था, है ना। क्योंकि भू स्वामित्व का प्रश्न ये उठाता है, तो इसी का नाम आपको लेना है, इसी का आंसर आपको बताना है। अगला है आरंभिक मध्य काल में भारत से उत्पादों का निर्यात किस चीज के बदले होता था? सोने चांदी के बदले भाई। सोने चांदी के बदले क्या होता था? निर्यात होता था। मतलब हम किसी चीज को निर्यात कर रहे तो सोने चांदी में भाई हमें पे किया जाता था बाहर से, समझ रहे हो? इस तरीके से निर्यात होता था। अगला क्वेश्चन, अबुल फजल भूमि राजस्व को क्या नाम देता है? तो ये राजस्व का पारिश्रमिक बताता है। राजस्व का पारिश्रमिक मतलब कि एक तरीके से राज्य जो है लोगों के लिए क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है लोगों को, है ना। दुश्मन जो हमला करते हैं उससे एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है, उसके बदले लिया गया एक तरीके से राजस्व हो गया है। ठीक है, चलिए जी अगला समझते हैं। वर्नियर मुगल कालीन शहरों को क्या नाम देता है? तो वर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर बोलता है। शिविर नगर समझते हो ना? 17वीं सदी में यात्रा करने आया था, ये बताता है कि भारत के नगर शिविर नगर है। यानी कि ये जब कहीं भी मुगल दरबार लगते थे
तो ये नगर अस्तित्व में आ जाते थे। जैसे ही मुगल दरबार कहीं और चले गए ये नगर भी गायब हो जाते थे, है ना। तो इसलिए इसको सिविर नगर कहा था। इब्न बतूता ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट में देने के लिए खरीदा था। भेंट में देने के लिए उसने क्या खरीदा था भाई? तो घोड़े, ऊंट, दास, ये सारी चीजें खरीदी थी, है ना। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता के अनुसार दासों को सामान्यतः निम्न कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था। तो भाई दासों का इस्तेमाल किस लिए होता था? घरेलू श्रम के लिए, है ना। ज्यादातर घरेलू श्रम के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो जी अगला 39वां, इब्न बतूता महिलाओं के श्रम को निम्न के लिए महत्वपूर्ण मानता था। महिलाओं के श्रम ज्यादातर कृषि काम तो पुरुष करते थे, तो कृषि के अतिरिक्त जो भी काम होता था, है ना, वो महिलाएं किया करती थी। ठीक है। अगला है, इब्न बतूता ने जब भारत की यात्रा की थी तो उसने कितने प्रकार के डाक प्रणालियों का वर्णन किया था? तो आपको पहले बता चुका हूं, 2 प्रकार के डाक प्रणाली का वर्णन उसने किया था, दावा और उलुक। दावा और उलुक। अश्व डाक व्यवस्था डैश कहा जाता था। भाई आसान है बहुत, पहले बता चुका हूं, आसान है बहुत। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बता देना भाई। 41वें का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। 42वां आ चुका है। 42वां क्वेश्चन है, पैदल डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दावा। ठीक है, जिसमें पैदल व्यक्ति भागता था सूचना को लेके, है ना। आगे देखिए, इब्न बतूता के अनुसार भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादन होने का क्या कारण था? तो भारत की जो मिट्टी थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, है ना। मिट्टी का उपजाऊपन ही एक ऐसा रीजन था जिससे कि भारत की कृषि बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए जी, अल बिरूनी को किन किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? जब अल बिरूनी भारत में आया था तो उसको सबसे पहले भाषा का, धार्मिक अवस्था व प्रथाओं में भिन्नता बहुत ज्यादा थी, अभिमान, है ना, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी, ये तीनों ही समस्याओं का सामना अल बिरूनी को करना पड़ा था। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी? सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे आ जाओ, अल बिरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? तो अल बिरूनी जो था वो यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। यूनानी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वैसे संस्कृत, भारत में रहते हुए उसने संस्कृत तो सीख ली थी लेकिन यूनानी भाषा को नहीं सीख पाया था, है ना। तो यूनानी भाषा आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए जी, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया? सती प्रथा का आंखों देखा हाल जो है फ्रांसवा वर्नियर भाई साहब ने प्रस्तुत किया था। ठीक है जी। लाहौर का एग्जाम्पल दिया था। 12 साल की लड़की थी, एक बच्ची थी। लड़की कहाँ कहेंगे, बच्ची कहेंगे उसको जला दिया था जिंदा, है ना। तो उसके बारे में इसने बताया भी है। फ्रांसवा वर्नियर किस देश से भारत आया था? भाई फ्रांसवा वर्नियर कहाँ का था? तो नाम से ही है भाई, फ्रांस। फ्रांसवा वर्नियर कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। ठीक है। अगला है, फ्रांसवा वर्नियर था एक चिकित्सक, एक राजनीतिक दार्शनिक, एक इतिहासकार, उपरोक्त सभी। सब था भाई, ये सारी योग्यताएं थी उसके अंदर। एक चिकित्सक भी था, मतलब एक डॉक्टर भी था, एक राजनीतिक दार्शनिक भी था और एक इतिहासकार भी था। ठीक है जी। अगला है, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? अल बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा वर्नियर, इनमें से कोई नहीं। तो भाई पुराणों का अध्ययन किया था अल बिरूनी ने। भारत के जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उन सभी का अध्ययन लगभग इसने किया था। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन आसान होगा तो उसको भी कमेंट में डलवा देंगे। अल बिरूनी भारत के किस दशक में यात्रा करने आया था? भाई किस दशक में, मतलब कब, किस शताब्दी में यात्रा करने आया था वो? ठीक है, शताब्दी बता दें यहाँ पे आपको, 11वीं, 10वीं, 17वीं, 14वीं, 17वीं किस शताब्दी में आया था? तो कमेंट में बता देना। आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। तो ये 50 MCQ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको, चैप्टर नंबर 5 है हमारा ही। ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा 5 है और चैप्टर नंबर 5 के जितने भी आपके MCQ थे, जो भी इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी के इर्द गिर्द से देखने को आपके CUET एग्जाम में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप इस सभी MCQ क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, है ना। कोई भी समस्या है आप कमेंट में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान करने की। बाकी कोशिश यही रहेगी कि अब 10, 12, 15 दिन जो भी बचा है ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहे चैनल पे, आप सभी के लिए वीडियोस हम बनाते रहे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।